हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान ई लर्निंग। आज की ये वीडियो 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम एक प्रश्न पत्रिका को सॉल्व करेंगे जो मार्च 2020 का है। इस प्रश्न पत्रिका में क्वेश्चन पेपर में विभाग 1 से लेके विभाग 5 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्रिका को हल करने के समय किन किन बातों को ध्यान देना है, कैसे हल करना है, आंसर कैसे ढूंढना है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड कृति पत्रिका मार्च 2020 हिंदी लोक भारती। समय 3 घंटा है और कुल अंक हैं 80। सूचनाएं जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो भी आपको गद्य पद्य और पूरक पठन भाषा धन आदि दिए जाते हैं उनमें देखिए एक आकृति बनाई जाती है बॉक्स में। तो आपको ऐसा ही बॉक्स बनाना है अपने आंसर शीट में और आंसर उसी के अंदर लिखना है। उसके बाद है कि जब आकृति आप बनाएंगे तो पेन का ही यूज़ करिए और रचना विभाग में जो पूछा जाता है प्रश्न उसके लिए आकृति मत बनाइए, यानी कि जब वो पत्र वगैरह पूछा जाता है। लास्ट में है शुद्ध स्वच्छ व सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। कंपलसरी है कि जितना हो सके ट्राई करिए कि मेरा पेपर जो है, जो मेरा आंसर शीट है वो एकदम साफ दिखाई दे। तो अब बात करते हैं विभाग 1 की गद्य। कितने अंकों के लिए दिया गया है? 20 अंकों के लिए। ये है सारे पाठ, यानी कि कविता को छोड़ के जितने भी पाठ आपको दिए गए हैं उनमें से ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर विभाग 1 गद्य दिया गया है और उसमें पहला पाठ है अ। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको एटलीस्ट एक बार तो पैराग्राफ पढ़ना ही पड़ेगा, जिससे आपको आंसर जो है वो जल्दी मिल जाते हैं। तो पैराग्राफ है नागर जी, अगर आपको याद होगा तो ये 2nd यूनिट का 9th चैप्टर है, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, जिसके लेखक थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। और इस पाठ में साक्षात्कार होता है, 2 लोगों के बीच में बातें होती हैं। तो यहाँ पर नागर जी कहते हैं कि लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आरंभ में कविताओं को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है क्योंकि इसमें पत्रिकाओं के नाम दिए गए हैं। उसके बाद उस समय हमारे सामने प्रेमचंद का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में। प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम चंद्र के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। उसके बाद तिवारी जी पूछते हैं क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? तब नागर जी आंसर देते हैं नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 और 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, अर्थात ये जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था इसी को देख के उन्हें नागर जी को कविता लिखने का सूझा। वो कविता क्या थी? कब लहो कहो लाठी खाए, इसी ही लेखन का आरंभ मानिए। तो ये था पैराग्राफ जिसमें नागर जी ने अपने कुछ उपन्यास, कुछ पत्रिकाएं और कुछ लेखक के बारे में बताया है। प्रश्न 1 है नाम लिखिए। गद्यांश में उल्लेखित पत्रिकाएं पूछी गई हैं और उपन्यास, 2 पत्रिकाएं 2 उपन्यास। आंसर को हमें ढूंढना कैसे है पैराग्राफ में? देखिए पहला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या बोला गया है? पत्रिकाएं और उपन्यास। पत्रिकाएं वर्ड कहाँ पे लिखी गई हैं? देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 पत्रिकाएं। कौन कौन? सरस्वती और गृहलक्ष्मी। तो आंसर क्या होगा? सरस्वती और गृहलक्ष्मी। उसके बाद क्या पूछा गया? उपन्यास। यहाँ पर देखिए उपन्यास शब्द है, यहाँ पर भी उपन्यास शब्द है। तो इसलिए एक्चुअली में उपन्यास का नाम कहाँ पर दिया गया है? सबसे लास्ट लाइन में, आनंद मठ और देवी चौधरानी, ये है उपन्यास। तो आंसर क्या होगा? सरस्वती, गृहलक्ष्मी और यहाँ पर आएगा उपन्यास में आनंद मठ और देवी चौधरानी। अगला प्रश्न है लिखिए लेखक का पहला मित्र और लेखक की पहली कविता। यहाँ पे क्या वर्ड है? मित्र। लेखक का पहला मित्र। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या वर्ड? मित्र। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था, अर्थात छापे का अक्षर, ये इसका आंसर होगा। दूसरा है लेखक की पहली कविता। मैंने पैराग्राफ को पढ़ा था इसलिए मुझे याद है कि उन्होंने पहली कविता लिखी थी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय।
क्या थी वो? कब लहो कहो लाठी खाए, यह है कविता। तो यहाँ पर आंसर आएगा छापे का अक्षर और यहाँ पर आएगा कब लहो कहो लाठी खाए। इस तरह से आपको एक वर्ड चूज करना है और पैराग्राफ में वही वर्ड ढूंढ के अपने आंसर को लिखना है। अगला प्रश्न है तीसरा। प्रश्न पहले के अ में तीसरा है, गद्यांश से ढूंढकर लिखिए, अर्थात जो पैराग्राफ दिया है उसी में से ही लिखना है। प्रत्यय युक्त शब्द। प्रत्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी भी शब्द के एंड में लगते हैं और जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता। तो यहाँ पर 2 शब्दों को लेना है पैराग्राफ में से। तो पहला शब्द आप ले सकते हैं पत्रिकाएं, इसके बाद ले सकते हैं आप विलायती। तो ये 2 शब्द होंगे, तो आंसर होगा पत्रिकाएं और विलायती। एक और शब्द लिख सकते हैं आप राजस्थानी। उसके बाद दूसरा है ऐसे 2 शब्द जिनका वचन परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई शब्द जिसको आप एक वचन है तो वह एक ही वचन रहेगा, और अगर बहुवचन है तो बहुवचन ही रहेगा। तो यहाँ पर जैसा है पहला उपन्यास, तो उपन्यास ही होगा, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। एक ये शब्द हो गया। और दूसरा आएगा आदर्श। ये 2 शब्द है जिसका आप वचन परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या होगा? उपन्यास और आदर्श। अगला प्रश्न जो है, जो अक्सर हमेशा पूछा जाता है कि कोई भी एक टॉपिक जिस पर 25 से 30 शब्दों में आपके विचार। पहला है टॉपिक है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। यहाँ पर शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। इस पर अपने विचार लिखने हैं, तो इसका आंसर होगा मार्क ट्वेन ने कहा था, जो नहीं पढ़ता वह कहीं से भी उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। निरंतर पढ़ते रहने से हमारे व्यक्तित्व अर्थात हमारी पर्सनालिटी का निरंतर विकास चलता रहता है। मानव मस्तिष्क निरंतर काम करने वाली मशीन है जिसे हमेशा जानकारी ज्ञान चाहिए होता है। पढ़ते रहने से हमारे दिमाग का पोषण होता है और दिमाग नकारात्मक सोच व चिंताओं से दूर रहता है। लगातार ज्ञान अर्जित करना बहुत आवश्यक है। पढ़ने से हमारे ज्ञान की नींव मजबूत होती है। जिनके पास ज्ञान होता है उनका व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। ज्ञान से हमारी बुद्धि का विकास होता है, हमारा मानसिक स्तर सुधरता है। तो ये था 25 से 30 शब्दों में अपने विचार। टॉपिक है पढ़ोगे तो बढ़ोगे। तो प्रश्न पहले में अ था, जिसमें 1, 2, 3, 4 करके प्रश्न दिए गए थे, टोटल 8 मार्क्स के लिए। प्रश्न पहले का आ है यानी सेकंड पार्ट। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। ये भी 8 मार्क्स के लिए है। पाठ है गोवा जैसा मैंने देखा, चैप्टर नंबर 5, जिसके लेखक थे विनय शर्मा। तो यहाँ पर पैराग्राफ है, कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मनगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, जिसके लिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने इंस्टीट्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलते, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है और धूप भी तो तीखी होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यह पैराग्राफ। अब इसमें से क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। पहला है आकृति पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पर आकृति बनाई गई है ना, तो आपको सॉल्व करने के टाइम पे सेम आकृति बनानी है, लेकिन पेन से, और उसके अंदर ही आंसर लिखना है। गोवा राज्य, उसके देखिए मैंने पैराग्राफ पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि इसके 2 भाग हैं। उसकी राजधानी भी बताई गई थी और नदी का नाम भी बताया गया था। ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर है गोवा राज्य, 2 भाग, उसके बाद राजधानी और नदी। तो बॉक्स के अंदर ही आंसर लिखना है। 2 भाग अर्थात दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। राजधानी में आएगा पणजी और नदी आएगा मांडवी। पहले में दूसरा है, उत्तर लिखिए गद्यांश में उल्लेखित नदी की विशेषताएं।
नदी की खासियत क्या है? यहाँ पे लिखा गया है कि यह काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती है। तो यहाँ आंसर आएगा नदी काफ़ी बड़ी है और वर्ष भर पानी से भरी रहती है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा है, 1 अंक के लिए पूछा गया है। विलोम शब्द ढूंढ कर लिखिए। विलोम अर्थात अपोजिट। अब यहाँ पर दिया गया है अनौपचारिक, लेकिन अगर गद्यांश में से आंसर लिखना है तो स्टार्टिंग में दिया गया था औपचारिक वर्ड, तो अनौपचारिक का उल्टा होता है औपचारिक। उसके बाद छांव, छांव का उल्टा होगा धूप। प्रश्न तीसरे में दूसरा है, गद्यांश से अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए। अंग्रेजी शब्द कौन कौन से थे? तो अंग्रेजी शब्द जो है वो टैक्सी है, रिसॉर्ट, ये 2 वर्ड हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टैक्सी और रिसॉर्ट। प्रश्न पहले के दूसरे का लास्ट प्रश्न है, 2 मार्क्स के लिए। अगेन अपने विचार। पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन है, अर्थात घूमना फिरना जो है वो हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है। अगेन 25 से 30 शब्दों में लिखना है। तो इसका आंसर होगा, जीवन का असली आनंद घुमक्कड़ी में है, अर्थात घूमने फिरने में है, मस्ती और मौज में है। प्रकृति के सौंदर्य का रसापान अपनी आंखों से उसके सामने उसकी गोद में बैठकर ही किया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक है पर्यटन। अब पर्यटन के लाभ दिए गए हैं। पर्यटन का अर्थ है घूमना, बस घूमने के लिए घूमना, आनंद प्राप्ति और जिज्ञासा पूर्ति के लिए घूमना। ऐसे पर्यटन में सुख ही सुख है। ऐसा पर्यटन दैनंदिन जीवन की भरी भरकम चिंताओं से दूर होता है। जो व्यक्ति इस दशा में जितनी देर रहता है उतनी देर तक वह आनंद में जीवन जीता है। उसके बाद है पर्यटन का दूसरा लाभ है देश विदेश की जानकारी। इससे हमारा ज्ञान समृद्ध होता है। पुस्तकीय ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात सिर्फ पढ़ के जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हम खुद रहकर वहाँ पर उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। पर्यटन से हमें देश विदेश के खान पान, रहन सहन तथा सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। इससे हमारे मन में बैठे हुए कुछ अंधविश्वास टूटते हैं। हमें यह विश्वास होता है कि विश्व भर का मानव मूल रूप से एक है। हमारी आपसी दूरियां कम होती हैं, मन उदार बनता है, पूरा देश और विश्व अपना सा प्रतीत होता है। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था आंसर, जिसका टॉपिक था पर्यटन ज्ञान वृद्धि का साधन, 2 मार्क्स के लिए। अगला प्रश्न जो है वो अपठित गद्यांश है। विभाग 1 में तीसरा पाठ है ये, ई अ आ ई। निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह 4 अंकों के लिए है और यह पैराग्राफ आपने पढ़ा नहीं है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। जापानी और चीन वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व जीव जंतुओं की गतिविधियों के आधार पर चेतावनी देने का प्रयत्न किया है। वास्तव में 4 फरवरी 1995 को चीन के हाइचेंग क्षेत्र में आए भूकंप का पूर्वानुमान चीनी वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के कुछ दिन पूर्व से मेढकों व सांपों के अपने बिलों में एकाएक बाहर निकल आने, मुर्गियों की बेचैनी और अपने दरबों से दूर भागने तथा कुत्तों के भौंकने और लगातार इधर उधर भागने के आधार पर काफी सफलतापूर्वक किया। परंतु वही वैज्ञानिक सन 1976 में के विध्वंसक भूकंप की पूर्व सूचना नहीं दे सके। महाराष्ट्र के भूकंप के पूर्व ही वहां के निवासियों ने ऐसा दावा किया कि पालतू पशु विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। जीव जंतुओं के विचित्र व्यवहार के अतिरिक्त भूकंप पूर्व मिलने वाले कुछ मुख्य संकेत जिन पर वैज्ञानिक बिरादरी एकमत है। ये पैराग्राफ जो है वो देश विदेश में होने वाले भूकंप के बारे में है और उसका पूर्वानुमान के बारे में बताया गया है कि जब भूकंप आने वाला है तो उसके पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप जो है वो आने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, चीनी वैज्ञानिकों द्वारा भूकंप आने के पूर्वानुमान लगाने के आधार, यानी किस बेस पर उन्होंने ऐसा गेस किया कि भूकंप आने वाला है। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, पूर्वानुमान। स्टार्टिंग में चेक करेंगे, यहाँ पर है को व सांपों के अपने बिलों से एकाएक बाहर निकल आने, दूसरा मुर्गियों की बेचैनी और तीसरा होगा अपने दरबों से दूर भागने तथा कुत्तों के भौंकने और लगातार इधर उधर भागने के आधार पर। यह है इसका आंसर, लेकिन कोई भी 2 लिखना है। तो ये आंसर 2 मार्क्स के लिए था और ये है 2 मार्क्स के लिए भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय। क्वेश्चन है कि भूकंप से होने वाली नुकसान से बचने के उपाय पूछा गया है। तो इसमें आएगा, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो लोगों के पास सोचने भर का समय नहीं मिलता। जब तक इंसान कुछ समझ पाता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है।
ऐसे में सावधानी ही जान माल के नुकसान से बचा सकती है। अब आपको बताते हैं कि जब भी भूकंप आए तो लोगों को क्या करना चाहिए। पहला है, जब भी आपको भूकंप के झटके महसूस हो तो बिना देर किए घर, ऑफिस, होटल या जिस भी बिल्डिंग में हो वहां से फौरन बाहर आ जाएं। याद रखें कि जहां भी खड़े हों वहां पेड़, बिजली के खंभे या इमारतें नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल भूल कर भी ना करें। अगर आप बिल्डिंग से बाहर नहीं निकल सकते तो कोशिश करें कि घर में रखे भारी सामान के पास खड़े ना हों। अगर संभव हो तो बिल्डिंग में ही किसी ठोस और सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं। तीसरा है, भूकंप के दौरान अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो याद रखें कि जहां भी हैं वहीं पर खड़े हो जाएं। अगर पास में कोई पेड़, फ्लाईओवर या पुल है तो उससे दूर रहें। फोर्थ है, अगर आप घर में हैं तो भूकंप महसूस होते ही टीवी, फ्रिज जैसे बिजली के सारे उपकरण प्लग से निकाल दें, अन्यथा खतरा हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, भूकंप के दौरान अगर आप किसी बाजार या भीड़ वाली जगहों पर हैं तो बिना देर किए वहां से हट जाएं और खुले मैदान में सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। सिक्स्थ उपाय है, भूकंप के दौरान किसी भी अफवाह से दूर रहें और न कोई अफवाह फैलाएं। सेवेंथ पॉइंट, भूकंप से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, समझदारी से संकट को टालने की कोशिश करें। यह था भूकंप से होने वाली हानि से बचने के उपाय। 25 से 30 शब्दों में लिखना है तो कोई भी 4 पॉइंट आप ले सकते हैं। ये था पार्ट 1, विभाग 1 गद्य, पूरा आपका गद्य था। अब बात करते हैं पद्य विभाग की, यानी कि पोयम। यह पूछा जाता है 12 अंक के लिए। इसमें अ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है पोयम का वह चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका नाम था छापा, और प्रस्तुत पाठ के कवि थे ओम प्रकाश आदित्य। पैराग्राफ है, मैं लरज कर बोला, मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पीपियों को टटोला, बच्चों के गुल्लके तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व, खाली। कनस्तरों को, मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। ये था पैराग्राफ। यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ये वस्तुएं खाली थी। यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है तो हमें भी आंसर बॉक्स में ही लिखना है। तो इसका आंसर होगा रसोई की पीपियां, गुल्लक, कनस्तर और मटके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के लिए है। पद्यांश ढूंढकर लिखिए ऐसे शब्द जिनके अर्थ निम्न शब्द हों। टीन का पीपा, और दूसरा है कमरा। उसके बाद अगला प्रश्न है दूसरा, वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन परिवर्तन करना है, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। तो इसमें क्या है जो आप चेंज कर सकते हो, अलमारी। तो आंसर आएगा उन्होंने टूटी अलमारियों को खोला। वचन परिवर्तन हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए। अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अंतिम पंक्तियां कौन सी हैं? तो इसका यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 यहाँ से आएगा। तो इसका आंसर होगा, कवि कहते हैं कि उनके घर पे आयकर विभाग का छापा पड़ा और उन्होंने टूटी अलमारी को खोलकर उसकी तलाशी ली। जब वहां उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा तभी वे रसोई घर की खाली पीपियों और बच्चों के गुल्लक की तलाशी लेने लगे, परंतु ये सारी वस्तुएं भी उन्हें खाली ही मिली। और इसके अलावा उन्होंने घर की कनस्तरों व मटकों की तलाशी ली, तब भी वे सारे वस्तुएं उन्हें खाली ही मिली। यही इसका अर्थ। प्रश्न दूसरे का आ है, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब ये जो पैराग्राफ है यह है गजल से लिया गया है, चैप्टर नंबर 8 पहली इकाई। पैराग्राफ है, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सबके वास्ते, अगर तुम में बनना है तो मोती सीप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते तो तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको इस भीड़ में दिखे, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। ये है पैराग्राफ। अब इस कविता के माध्यम से प्रश्न को हल करना है। पहला प्रश्न है 2 मार्क्स के लिए, पद्यांश के आधार पर शब्द जोड़कर उचित वाक्य तैयार कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसमें से हमें कोई भी शब्द को चूज करके 2 वाक्य बनाने हैं। तो पहला क्या है, जुगनू।
धुंध, रोशनी, तितली और मैं। इसमें से आप एक वाक्य क्या बना सकते हैं पद्यांश के आधार पर? एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तो यहाँ पर दोनों शब्द इस वाक्य में आ गए हैं। और दूसरा वाक्य क्या बनेगा? तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। ये दोनों इसके आंसर होंगे। प्रश्न दूसरे में पहले का दूसरा है, निम्नलिखित के लिए पद्यांश से शब्द ढूंढकर लिखिए। पहला है लोगों का समूह है और दूसरा है सीप में बनने वाला रत्न। अब लोगों का समूह क्या होगा? समूह के लिए क्या वर्ड होता है? भीड़। और सीप के अंदर क्या पाया जाता है? मोती। तो यहाँ पर आंसर होगा भीड़ और मोती। इसके बाद दूसरा है उसी प्रश्न में 1 मार्क्स के लिए, पद्यांश में आए पर शब्द के अलग अलग अर्थ लिखिए। पर का अर्थ होता है पंख और किसी स्थान पर, 2 शब्द हो गए। उसके बाद है आखिरी प्रश्न 2 मार्क्स के लिए, अंतिम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अंतिम 4 पंक्तियां डर जाए से लेके अक्सर दिखो। इसका आंसर होगा, गजलकार कहते हैं कि कली अपने कर्तव्यों से विमुख होकर फूल नहीं बनना चाहती, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह संघर्ष से डरती है। तुम्हें कली से फूल बनने के इस थोड़े से संघर्ष से डरना नहीं है, क्योंकि फूल बनने का संघर्ष तो बहुत कम है। तुम्हें तो तितली के टूटे पर की भांति दिखना है, जो तितली के अथाह संघर्ष को दर्शाता है। यहाँ पर गजलकार कहते हैं कि उसे दुनिया की इस भीड़ में एक ऐसे सच्चे चेहरे की तलाश है जो सत्कर्मों की राह पर चलते हुए दुनिया के लिए आदर्श प्रस्तुत करे। उसे देखने के बाद गजलकार को हर व्यक्ति में उसी की झलक दिखाई दे, अर्थात हर कोई उससे प्रेरित होकर उसी के समान, उसी के दिखाए राह पर चले। ये था अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ। ये था विभाग 1 और विभाग 2। इसके बाद स्टार्ट होगा विभाग 3 पूरक पठन। उसके बाद आएगा व्याकरण और लास्ट में आएगा रचना विभाग, जिसमें पत्र वगैरह पूछे जाते हैं। तो इस तरह से मार्च 2020 हिंदी लोक भारती के प्रश्न पत्रिका का 2 पार्ट पूर्ण हुआ। आने वाली वीडियो में बाकी 3 पार्ट को कवर करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व करना है और किन किन बातों को ध्यान देना है। इसकी दूसरी वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।